हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज जो कंप्लीट साइंस की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट डे है, डे 5 है। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो मिसलेनियस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेनलेस स्टील में किसके कारण संक्षारण को रोकता है। सॉरी, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसके कारण संक्षारण को रोकता है। संक्षारण को रोकता है ये आपको बताना है। संक्षारण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोरोशन। जो कोरोशन होता है उसको, जैसे स्टील में जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें नहीं होता है ना ज़्यादातर कोरोशन, जो आजकल स्टील आते हैं। तो आपको बताना है कि उसमें क्या ऐसा मिक्स किया जाता है, या इनमें से जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से किसकी वजह से होता है जो उसको रोकता है, कोरोशन होने से बचाता है। ठीक है, वो आपको बताना है। कार्बन, गंधक, मैग्नीज एंड क्रोमियम। व्हाट इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता है। कार्बन तो हो नहीं सकता है, गंधक में भी ये नहीं हो सकता है, ये मैग्नीज वैसे ही दिख रहा है, मैग्नीज नहीं होगा। तो आंसर इससे क्या होगा, आंसर होगा क्रोमियम। क्या होगा आंसर, क्रोमियम होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम की वजह से जो होता है संक्षारण नहीं होता है किसमें, स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट, यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई को क्या कर दिया जाए, दो बार रिपीट, स्प्रिंग की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, है ना। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। स्प्रिंग की लंबाई को क्या कर दिया हमने, 4 गुना कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। तो आपको बताना है कि उस टाइम पर जो उसका आवर्तकाल होगा, यानी जो टाइम होगा स्प्रिंग का, कितने गुना बढ़ जाएगा। 4, 2, 8, 6, ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द आंसर। अगर किसी स्प्रिंग की लेंथ को हम 4 गुना बढ़ा देते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो आवर्तकाल होता है टी, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, और अंडर रूट में क्या होता है, L/G। क्या आपको याद रखना है। इससे आपको लेंथ से पूछ लेंगे, है ना, जी भी पूछ सकते हैं आपसे। जी क्या होता है यहाँ पे, एल क्या है, एल क्या है यहाँ पर, लेंथ। एल क्या है, लेंथ है। जो लंबाई की बात करेंगे तो आपको इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। और अगर जी की बात करेंगे, जो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जी क्या है आपका, एक्सेलरेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कैसा ग्रेविटेशनल फोर्स, वहाँ पे एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेटिव ग्रेविटी। ठीक है, और 2 और पाई की वैल्यू तो आपको पता है कांस्टेंट होती है, तो ये होता है। अब आपको क्या बोला है कि लेंथ को 4 गुना करना है ना। क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्या बोला, लेंथ को 4 गुना करनी, यानी सिंपल मैं इसमें लेंथ का कंपैरिजन करूँ तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जो टाइम है वो क्या है, सॉरी टाइम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो जी होगा वो इन्वर्सली। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इसके अनुक्रम अनुपाती है, यानी कि जो टाइम है ना वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात ये है। तो जो आपका टाइम है वो कितने गुना करना है आपको, 4 गुना करना है। तो आपको पता है 4 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 2, क्योंकि अंडर रूट में है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। और इसमें से कॉमन सी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो आवर्तकाल होता है, चाहे वो पेंडुलम की बात करते हैं, जो पेंडुलम का आवर्तकाल होता है वो कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। कि अगर कम केजी की कोई भी वस्तु है तो या उस पर पेंडुलम जो है वो वर्क नहीं करेगा, उसका लोलक जो होगा जिसकी बात कर रहे हैं वो मोशन नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा, उस पर ये चीज़ डिपेंड नहीं करेगी, इसका टाइम डिपेंड नहीं करेगा। जो पहले रहता है, चाहे वो 10 किलो की वस्तु हो चाहे वो 20 किलो की, वो टाइम डिफरेंस उतना ही रहेगा, उसका जो आवर्तकाल होगा वो उतना ही। और जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे, अभी आपको बताइए, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसका जो आवर्तकाल बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, या लेंथ बढ़ रही है तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। जिस कारण से जो वॉच होती है वो क्या हो जाती है, एक लेजी पोजिशन पे आ जाती है। ठीक है, तो इससे ये कॉमन क्वेश्चन थे। जी आपको बता दिया, जी क्या है यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण होगा, और ये अंडर रूट में ही होगा। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, दिस इज द मस्ट। नेक्स्ट, जी का आयाम, जो कैपिटल जी है आपको पता है ये क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है।
और जो सबसे कॉमन चीज़ क्या याद रखनी कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, न्यूटन ने। उनने क्या बताया था कि जो जितने भी ब्रह्मांड की बात करें है ना, ब्रह्मांड में कोई भी पिंड अगर उनके बीच में, जो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच में लगता है, जैसे टाइड्स होते हैं नदियों में, जो टाइड्स उठते हैं, समुद्र की बात कर लो, उसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। चाहे वो हम आकाशीय पिंड की बात कर लें, जो मोशन करते हैं, जो सैटेलाइट होती हैं, जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो वो भी किस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्योंकि यहाँ पर जो एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स, ये एक आकर्षण बल होता है। और ये क्या करता है, जो अट्रैक्शन, जो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, आप सभी को पता होगा कि मास की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, और जो उसमें लेंथ होती है, अगर सर्कुलर की बात करेंगे तो आर आएगा, नहीं तो आप डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल लेंथ, जो डिस्टेंस होगी तो वो उसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है यही जी आता है, यानी अगर यहाँ पर मैं पूरा फॉर्मूला निकालूँ तो क्या आएगा, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, जहाँ पे r क्या है, डिस्टेंस। और जब भी हम डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं तो इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे m क्या होता है, मास, l होती है लेंथ, और t होता है टाइम। अगर मास नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका डायमेंशन फार्मूला नहीं निकले, वहाँ पर आपका मास क्या हो जाएगा, उसकी पावर हो जाएगी 0, यानी उसकी वैल्यू 1 होगी। कभी कभी 0 लिखा होता है तो वही ऑप्शन मार्क करना, अदरवाइज उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, जी, तो जी चाहिए तो क्या होगा, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 m2। अब देखिए m तो 2 आ गए आपके नीचे है ना, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इंटू एम। और f का आपको पता होगा, f का क्या होता है, m l t माइनस 2। अभी फोर्स का मैं अलग से डेफिनेशन आपको बता दूंगी। और लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि r क्या है, चाहे मैं रेडियस की बात करूँ चाहे नॉर्मल डिस्टेंस की बात करूँ, बात तो करेंगे डिस्टेंस की ही, लेंथ की, तो ये क्या आ जाएगा, l स्क्वायर। तो यहाँ पर 2m है, ऊपर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, m-1, और l की पावर तो 1 ही है, और 1 और 2 ये कितनी हो जाएगी, 3। तो m-1 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ठीक है, t-2 यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल लेंगे। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि है ना बल के बारे में, तो अभी मैं बता दूंगी बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे बल का। तो बल का एसआई मात्रक बताना है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताना है, बल का एसआई मात्रक बताना है। जो बल की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कॉमन से क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, ये तो सभी को पता होगा, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फिर क्वेश्चन इसकी और आपको दूसरी यूनिट भी याद रखनी है, जो सीजीएस पद्धति में होती है वो होती है डाइन। इससे अलग और क्या क्वेश्चन याद रखना है आपको, कि जो 1 न्यूटन की वैल्यू होती है वो होती है 10⁵ डाइन। और अगर आपको एक डाइन की वैल्यू पूछें तो यहीं से जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5, क्योंकि 1/10⁵ होगा, ठीक है। आपको पता है बल कैसी राशि है, बल एक वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बल के बारे में, जो क्वेश्चन बचते हैं। बल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये कौन सी इक्वेशन से आपको कभी कभी ये पूछा जाता है, जो बल की परिभाषा है वो किस इक्वेशन में दी गई है। तो जब बल की परिभाषा है वो इक्वेशन नंबर 2 में है, कौन सी इक्वेशन, जो हमने मोशन के क्या है रूल्स, जो नियम पढ़े हैं, लॉज ऑफ मोशन 3 होते हैं, तो सेकंड वाले में आपको बल की परिभाषा दी है, यानी F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो यहाँ से आप अगेन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया डायमेंशन फार्मूला डायरेक्ट लिखा है ml-t-2, यहाँ से आप खुद फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे देखिए m क्या है, मास, और एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं त्वरण। जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन की दर टू रेट द चेंज ऑफ द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी ये होता है उसको हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या बनता है, LT-2, ठीक है। और LT-2 कहाँ से आए, क्योंकि आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर किस में होगी, लेंथ में होगी, जहाँ पे ये आपका, और टाइम क्या है t², तो ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये फोर्स का आप डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग बताना है। पलायन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी।
तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है। और इसकी वेलोसिटी किस लिए यूज़ की जाती है, जितने भी जैसे सैटेलाइट वगैरह हैं, सैटेलाइट को क्या किया जाता है, इसकी वेलोसिटी होती क्या है, ऐसी वेलोसिटी जो क्या कर जाए, जितना जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस कर जाती है, वो वेलोसिटी, वो स्पीड, किसी भी स्पीड को, किसी ऑब्जेक्ट को, वो इस चीज़ को तभी क्रॉस कर पाएगा जब वो जितने भी ग्रेविटेशन, यानी कि वो वस्तु वापस पृथ्वी पर ना आए। कॉमन सी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी स्पीड पलायन वेग में, यानी कि एस्केप वेलोसिटी में। तो ऐसी कौन सी स्पीड होगी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आते, जो लॉन्च किए जाते हैं, जो सक्सेस होते हैं, तो आपको बताना है उनकी स्पीड क्या होती होगी कि वो वापस पृथ्वी पर नहीं आती, यानी वो कौन सी स्पीड है जो क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है। तो वो स्पीड कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 11.2 मील पर घंटा, 11.2 किलोमीटर पर आवर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ योर आंसर? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है, पलायन वेग। और पलायन वेग का फॉर्मूला होता है, जैसे पृथ्वी के तल पर अगर पलायन वेग का मान पूछा जाए तो उसको हम c डिनोट करते हैं, क्योंकि हम इसके वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो भी अर्थ पर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2GRE। ठीक है, आर क्या होती है, पृथ्वी की, आपको पता है उसकी रेडियस होती है ना, पृथ्वी की त्रिज्या है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और 2 तो फॉर्मूले में है। और अगर आपसे क्या पूछा जाए, किसी भी पृथ्वी तल से पलायन वेग किसी उपग्रह के कक्षीय वेग, यानी सैटेलाइट जो होते हैं, जो उनके ऑर्बिटल स्पीड होती है वो कितनी होती है, जो सैटेलाइट होते हैं उनके ऑर्बिटल स्पीड वो होती है 2GRE। सेम चीज़ है, वही बात करेंगे, चाहे वो आपसे पृथ्वी पर पूछें या फिर किसी ऑर्बिटल के रिलेशन में पूछे, तो वही फॉर्मूला होगा। ठीक है, और इसीलिए क्या बोला जाता है, किसी भी सैटेलाइट की चाल को अगर हम रूट टू की बात करें, क्योंकि फॉर्मूले में आता है, इतनी गुना स्पीड बढ़ा दी जाए तो वो अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनकी स्पीड पलायन वेग में, यानी वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। जितने भी रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जो ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करते हैं, उनकी स्पीड क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, जिसकी स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मनुष्य का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, ठीक है, 600 न्यूटन है, तो आपको बताना है कि चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, या आपको आंसर बताना है। किसी मनुष्य का पृथ्वी भार 600 न्यूटन है, तो उसका भार आपको पता है कि किसी मनुष्य, किसकी बात की जा रही है, भार की भी बात की जा रही है ना। और हमेशा कभी भी आपको क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भार और द्रव्यमान में डिफरेंस होता है ना। आपका जो भार होता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, भार क्या होता है, m/g, जो मास के साथ आपका जो ग्रेविटी होती है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसी को बोला जाता है। ये आपका भार होता है। मास कभी भी बदलता नहीं है। आपसे पूछा जाए, कोई भी व्यक्ति यहाँ से जा रहा है चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में जा रहा है, स्पेस में जा रहा है, तब भी उसका कभी भी भार द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान डू नॉट चेंज। तो हमेशा चेंज क्या होता है, भार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही चीज़ों में भार पूछा। ये आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि किसकी बात की है, द्रव्यमान की या भार की। तो हमेशा जो भार होता है ना, किसी भी मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा पर, वो 1/6 होता है, यानी 600 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। आपका आंसर क्या होगा, 100 न्यूटन, क्योंकि 600 का 1/6 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 100। क्योंकि भार की बात की जा रही है, तो भार भी किस में मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही होती है। कहीं कहीं किलोग्राम भी लिखा रहता है, लेकिन मेनली इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 100 न्यूटन। ये तो आपको समझ में आ गया कि 1/6 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो कितना है, वो आपको बताना है। जो पृथ्वी की अपेक्षा, यानी इसके कंपैरिजन में चंद्रमा का द्रव्यमान बताना है, चंद्रमा का मास बताना है, भार नहीं, चंद्रमा का मास कितना होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है, भार की बात कर रहे हैं या फिर मास की बात कर रहे हैं, यानी कि द्रव्यमान की। तो ये कितना होता है, 1/81। ये अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। और किसी वस्तु का भार का फॉर्मूला होता है W = m/g, जहाँ पे m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण। आपको पता है स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। और आपको पता है त्वरण का जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे LT-2 इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनता है, अभी मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी पात्र में यानी कोई भी बर्तन है जिसमें द्रव्य की किसी मात्रा को आभासी गहराई जो उसकी डेप्थ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि उसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर, उसकी जो रियलिस्टिक है ना डेप्थ वो कितनी हो 20 सेंटीमीटर हो, तो वो आपको बताना है कि उसके द्रव्य का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा। ये आपको आंसर बताना है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपको बता दूं, जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है R/A। ठीक है, R/A मतलब ये जो आभासी और रियल वाला, तो जो रियल भार है वो कितना है, जो वास्तविक गहराई है वो कितनी है 20, तो यानी R वो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आभासी, है ना। जो आभासी गहराई कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप तो ये तो निकाल सकते हैं, जब भी म्यू क्या होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अपवर्तनांक का क्या होता है कांस्टेंट होता है। किसी वस्तु में गहराई R हो तो आभासी A हो, तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है क्या बनेगा, जहाँ पे R क्या होगा जो रियल वाला आपका डेप्थ होगी और A क्या होगा जो आपकी आभासी गहराई होगी वो होगा। तो बस कोई भी वाटर फ्लो इमेज जैसे बनती है ना, किसी वाटर के अंदर इमेज भी फॉर्म होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ भी होता है। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए म्यू की वैल्यू, ये क्या होता है अपवर्तनांक कांस्टेंट होता है, तो R कितना है 20 और ये कितना है 15, तो ये काट लीजिए, कितना आ जाएगा 1.33। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर जो जल का अपवर्तनांक आ जाएगा वाटर का वो कितना आ जाएगा 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आँख का अंदरूनी यानी जब आँख के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बात कर रहे हैं। जो दृष्टिपटल होता है वही तो आपका अंदरूनी पीछे का पृष्ठ होता है। तो दृष्टिपटल जिसको हम क्या बोलते हैं रेटिना कॉल करते हैं, दृष्टिपटल को क्या कॉल किया जाता है रेटिना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आँख का अंदरूनी पीछे का भाग होता है उसको क्या बोला जाता है रेटिना। उसके बाद आता है यहाँ पर देखो कॉर्निया भी स्वच्छमंडल को क्या बोला जाता है, कभी हिंदी में लिखा रहता है एग्जाम में स्वच्छमंडल, एक्चुअल में किसका नाम है कॉर्निया का। कॉर्निया क्या होता है आपको पता है, कॉर्निया जो होता है ये सबसे बाहरी भाग होता है ना। मानव नेत्र का क्या होता है, कभी ऐसे भी पूछे मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो कॉर्निया होता है। जो क्या करता है जितनी भी अपनी लिविंग सेल्स होती हैं उनको, ये सारी लिविंग सेल्स से बना होता है ना। कॉर्निया किससे बना होता है लिविंग सेल से बना होता है। एक ये मेम्ब्रेन की तरह होता है और इसका कार्य क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन करना। ये क्या करता है रिफ्रैक्शन करता है, ये क्या करता है रिफ्रैक्शन करता है लाइट का। ठीक है, हमारी आंखों पे जो भी लाइट हो, चाहे वो सनलाइट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी की लाइट हो, कोई सी भी लाइट हो जिससे हम किसी चीज़ को वॉच कर पाते हैं देख पाते हैं। और नेत्र प्रत्यारोपण में इसी कॉर्निया का उपयोग होता है। जितने भी नेत्र को ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो ये कॉर्निया ही होता है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और पुतली जिसको हम क्या बोलते हैं प्यूपिल, इसको क्या बोलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्यूपिल, तो पुतली को क्या बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, यह एक आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है। जैसे कभी देखा होगा आँख को अच्छे से ढंग से देखें, जो हमारा ऊपर का प्यूपिल जो गोलाकार होता है उसके अंदर एक डॉट बना होता है, उसी को बोलते हैं आइरिस। ठीक है, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश के नेत्र में प्रवेश, जो प्रकाश है वो नेत्र के अंदर यानी हमारे आँख में एंटर करता है। किसकी वजह से, पुतली की वजह से, प्यूपिल की वजह से ही एंटर करता है। क्योंकि ये क्या करता है सारे लाइट्स को यानी प्रकाश को ये क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। कौन, प्यूपिल, ये क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इसीलिए इसका रंग हमेशा क्या होता है ब्लैक होता है। ब्लैक क्या करता है सारे कलर को एब्जॉर्ब करता है, ये आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितनी चीज़ें थी उतनी हमने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, जैसे क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, 40 वाट 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 220 वोल्ट के मेन के साथ, यानी जो पावर सप्लाई है कितने वोल्टेज की हो रही है 220 वोल्टेज की हो रही, इसके साथ क्या किया जा रहा है अलग अलग वाट के मान लो बल्ब लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल जो ऊर्जा की खपत होगी वो कितनी होगी। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा क्या होगी, जो भी इसमें वोल्टेज जितना भी इसमें खपत हो जाएगी वो आपको आंसर बताना है। तो जब भी यहाँ पर क्या है आपका जो वोल्टेज है वो कितना है 220, यानी आपको यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे समझना है कि मान लिया मैंने ये कोई पावर सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और ये बैटरी और इसके साथ देखिए ये बैटरी कितने की होगी,
यहाँ पर मैंने 3 बल्ब लगा दिए, ठीक है, 3 बल्ब लगा दिए। और आपको ये बताना, देखो तीनों बल्ब के लिए देखो वोल्टेज क्या है, सेम है, ये देखना है। वोल्टेज सभी में क्या होगा, 220 ही होगा। क्या होगा, 220, सब में 220 वोल्ट है, ठीक है। और एक का जो वॉट है, एक 40 का है, 40 वॉट का है। दूसरा कितने वॉट का है, सेकंड वाला 60 वॉट का है। तीसरा है 100 वॉट का, ठीक है। लेकिन इसका वोल्टेज क्या है, सेम है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है सॉल्व करने के लिए। आपको तो एग्ज़ाम में 2-3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके और आंसर निकालना है। तो जब भी क्या हो, बल्ब को श्रेणी की बात की जाए, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज़ की। किस में जोड़ा जाए, सीरीज़ की। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। जब भी हम क्या करें, किसी वोल्टेज को, वोल्टेज क्या हो सारे बल्ब के लिए, चाहे वो अलग अलग वाट के क्यों ना हो, चाहे 4 हो 10 बल्ब हो, उससे मैटर नहीं करता है। लेकिन उसमें जो वोल्टेज का सप्लाई, जहाँ से हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, वो कितना हो, सेम हो, सभी के लिए सेम हो। मतलब सब में 220 वोल्ट लगेगा, है ना, 220 वोल्टेज। सभी बल्ब का वोल्टेज समान हो, लेकिन जो उनके वॉट हैं वो अलग अलग हों। और क्या कंडीशन याद रखनी है, जब वो सीरीज़ में ऐड किए जाते हैं, किस में, सीरीज़ में। यहाँ पर पैरेलल की बात नहीं की जा रही, सीरीज़ की। तब आपको आंसर याद रखना है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा कम होगी वही बल्ब पहले फ्यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, सबसे बल्ब अधिक ऊर्जा की खपत कौन करेगी, 40 वॉट का बल्ब, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये कब होगा, ये कैसे रूल को फॉलो करना है आपको पता है। वोल्टेज क्या हो, वोल्टेज सेम हो, और किसकी बात की जाए, सीरीज़ की, ठीक है, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। और जो वॉट की वैल्यू है वो कैसी हो, डिफरेंट हो, यानी अलग अलग हो। तो जो सबसे कम वॉट का बल्ब होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होती है, सभी को पता है, ठीक। लेकिन उसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न। द्रव की बूंद की जो गोलाकार होती है, द्रव की बूंदों का शेप जो गोलाकार होता है, उनका रीज़न क्या है, विस्तार पूर्वक जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपांशन होता है इस वजह से, या फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, या फिर अल्प भार होता है यानी बहुत ज़्यादा कम वजन होता है, या फिर उसका पृष्ठ तनाव। क्या होगा आंसर, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, कई बार आता है। और पृष्ठ तनाव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ये जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसका रीज़न क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, दाब, अच्छा, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब भी हम देखो, जब भी हम इसका ताप बढ़ाते हैं ना, इंक्रीज़ करते हैं, तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। जब हम ताप को इंक्रीज़ करते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ये चीज़ याद रखना। और ये द्रव्य का पृष्ठ तनाव होता क्या है, जो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है वो पृष्ठ तनाव की होती है, यानी कम से कम एरिया को ये कवर करता है, वही क्या होता है, आपका पृष्ठ तनाव होता है। जैसे हम कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जो हम गर्म सूप पीते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ठंडा पीते हैं तो स्वादिष्ट नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि जब हम गर्म सूप पीते हैं तो उसमें पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा। ये रिलेशन होता है पृष्ठ तनाव और टेम्परेचर में, ठीक है। तो इसलिए गर्म जब सूप पीते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, और ठंडा पीते हैं तो स्वादिष्ट नहीं लगता। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी के बाहर निकलने पर क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है, जो सेविंग ब्रश होता है उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, है ना। तो ये भी किसका रीज़न है, पृष्ठ तनाव का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। समुद्र में जो लहरें होती हैं उनको शांत करने के लिए उन पर ऑयल डाला जाता है। बोला जाता है जो उनको लहरों का फ्लो होता है, जो फ्लो ऑफ वाटर होता है समुद्र में, उनको कम करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, ऑयल डालते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उससे इस चीज़ को क्या करते हैं, डिक्रीज़ किया जाता है, रिड्यूस किया जा सकता है, कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो जो समुद्र की लहरें या किसी वाटर की फ्लो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। यू कैन डू द प्रैक्टिकल। आप किसी वाटर में फ्लो डाल, मतलब कोई भी ऐसे जो स्पीड से वाटर बह रहा हो, कोई ऐसी चीज़ लीजिए और उसमें आप ऑयल डाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका जो फ्लो होगा ना वो कम हो जाएगा पहले के कंपेरिजन। और उसका रीज़न क्या है, पृष्ठ तनाव। क्योंकि उस टाइम पर जो सरफेस टेंशन है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, और ये क्या हो जाता है उस टाइम पर, कम हो जाता है।
जैसे साबुन होता है, डिटर्जेंट होते हैं, इन सब का पृष्ठ तनाव क्या कर देता है, ये कम कर देता है साबुन, क्योंकि कपड़े धोते हैं अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या, पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि वो मैल में गहराई तक चले जाते हैं और फिर कपड़े ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो पृष्ठ तनाव से रिलेटेड थी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम जल का तापमान, अगर 1 किलोग्राम जल है उसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर कितना कर दें, 80 डिग्री सेल्सियस कर दें। ठीक है, पहले 30 था, फिर हम 80 कर दें, तो उसके लिए जो हमें उष्मा लगेगी, जो हीट लगेगी वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। जो हीट होगी वो कितनी होगी वो आपको बताना है। तो जब भी 1 किलोग्राम जल का तापमान कितना बढ़ाना है, 30 से 80 करना है, तो आवश्यक उष्मा तो आपको पता है कितनी चाहिए, 50 किलो कैलोरी चाहिए। लेकिन अगर किसी बर्तन में रखा समतुल्य, जैसे मान लो मैंने बोला कोई x kg का है जल, ठीक है, और इसमें प्रारंभिक और अंतिम उष्मा θ1 से θ2 जा रही है, तो उस टाइम पर जो आपको फॉर्मूला होगा वो याद रखें, क्योंकि फॉर्मूला पता ज़रूरी नहीं है कि 30 और 80 होगा, अलग अलग वैल्यू होगी। तो अगर मान लो कोई भी वाटर, मान लिया मैंने x kg है और वो θ1 से θ2 क्या करना है, मुझे बढ़ाना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x इंटू, आपको पता है जूल की वैल्यू कितनी होती है, 4200 होता है 1 किलो जूल में, और आपका क्या आ जाएगा, θ2 माइनस θ1, जितना हम आगे बढ़ाएंगे यानी 80 से माइनस 30 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, और माइनस जितनी भी किलो कैलोरीज होगी अकॉर्डिंग क्वेश्चन के, कितने, 1 किलो की बात की तो 1 किलो, 2 किलो की बात की 2 किलो, तो θ1 आपका कितना दिया है यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस, और θ2 कितना दिया है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और x आपका दिया है 1 kg। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपका एच जो हीट निकालनी, हीट ही तो निकालनी है, वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 80 माइनस 30, तो आपका कितना आ जाएगा 50 किलो कैलोरी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे लिख लीजिए कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर और अलग अलग वैल्यू भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो इलेक्ट्रॉन इसका सिंबल आपको पता है क्या होता है, माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। वो आपसे पूछा जाता है कि जे थॉमसन ने और क्या किया था, जे थॉमसन ने और क्या किया था, कैथोड रे की खोज की थी। किसकी, कैथोड रे की। तो कैथोड रे पे कौन सा चार्ज आता है, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना, क्योंकि कैथोड रे पे किसका होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, तो इससे याद रखना कैथोड रे पे भी निगेटिव चार्ज होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या करेगा, एक यूनिट ऋणावेश यानी जो ऋणात्मक होगा वही वहन करेगा, और जो इसकी चार्ज की वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर वो कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 1836, इतना गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, और प्रोटॉन का द्रव्य जो प्लस में आ जाएगा, बस ये याद रखना है, जो प्रोटॉन होगा उसका चार्ज प्लस में आ जाएगा, सेम चार्ज होगा 10 की पावर, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दैट्स वाई एनोड पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, आपको याद रखना है, तो इसकी भी खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने, प्रोटॉन की, और एनोड की भी खोज किसने की, यानी पॉजिटिव चार्ज की खोज। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भले ही खोज गोल्डस्टीन ने की, लेकिन उसका नॉमिनेशन किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पे नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगर हम अमोनियम नाइट्रेट में क्या दें, हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, अगर हम इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं तो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है, यह आपको बताना है। कि अगर हम अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, तो N2O यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है,
तो N2O प्राप्त होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड की N2 होगा, इसको N2O5 लिखेंगे। और ये क्या है, NO2 और ये NO। तो कौन सा होगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कौन सा होगा, N2O। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो NH4 ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, N2O प्लस H2O। बाकी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है। तो ये एक लेबोरेटरी मेथड है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट को अगर 250 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो विस्फोट होने का भय रहता है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो एक हंसाने वाली गैस होती है, कभी पूछा जाता है लाफिंग गैस, दिस इज़ द लाफिंग गैस ऑल्सो। ये क्या होती है, लाफिंग गैस होती है, इसी को बोला जाता है लाफिंग गैस। ये भी आपको याद रखना है। और इसका यूज़ किसी को बेहोश करने में भी किया जाता है ना, किस गैस का, नाइट्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, यानी जो सन से हम एनर्जी लेते हैं, जो सन से रेडिएशन आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं, ये आपको बताना है। विखंडन, दहन, विस्फोटक या ऊष्मानाभिकी अभिक्रिया, ये आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपको पता है वो किसकी वजह से होती है, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। और नाभिकीय संलयन क्या होता है, यानी जो नाभिकीय प्रक्रिया होती है। तो इसमें और क्या वो लिखा होगा, नाभिकीय संलयन, जिसकी वजह से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसके बारे में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता क्या है, जब दो या दो से कोई भी अधिक नाभिक जो होते हैं वो कंबाइन हो जाए, है ना, मिल जाए, संयुक्त हो जाए, तो उनको क्या बोला जाता है, नाभिकीय संलयन बोला जाता है। और यहाँ पर जो नाभिकों को संलयित किया जाता है उसके मिनिमम टेम्परेचर होता है 10⁸ केल्विन होता है। आपको पता है टेम्परेचर की दूसरी यूनिट केल्विन भी होती है। इतने उच्च ताप और ऊपर से प्रेशर की भी ज़रूरत पड़ती है। नाभिकीय संलयन के लिए इतनी अधिक उच्च ताप पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए ताप व दाब की अवस्थाएं परमाणु बम की विस्फोटक से ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि इतनी जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है ये हमारे अर्थ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये किसकी वजह से लेते हैं, परमाणु बम के विस्फोट से ही इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, परमाणु बम के विस्फोट से। और इसमें आपको कॉमन चीज़ें क्या क्या याद रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो हाइड्रोजन बम होते हैं ना, वो किसके एग्जाम्पल हैं, नाभिकीय संलयन की, क्योंकि हाइड्रोजन बम में क्या होता है, सूर्य के ऊर्जा स्रोत से नाभिकीय संलयन की क्रिया की जाती है। तो हाइड्रोजन बम इसका एग्जाम्पल क्या है, नाभिकीय संलयन का, हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम कभी पूछा जाता है, हाइड्रोजन बम किसका एग्जाम्पल है, नाभिकीय संलयन के, नाभिकीय प्रक्रिया का। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, यह भी आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब किया, 1952 में। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। और सूर्य का जो अधिकांश भाग होता है हाइड्रोजन वो 71% तथा हीलियम 26% का जो सूर्य का पार्ट होता है, इसमें जो हाइड्रोजन होती है वो कितनी होती है, 71%, और जो हीलियम होती है वो कितनी होती है, 26%। ये भी आपको याद रखना है। सूर्य के केंद्र का जो ताप होता है 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जो इसके 2 करोड़, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। डिग्री सेल्सियस है इसके सेंटर का टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न अम्लों में से सबसे शक्तिशाली अपचायक, अपचायक मतलब समझते हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। इनमें से जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से सबसे रिड्यूसिंग एजेंट सबसे जो पावरफुल होगा वो कौन सा होगा, आपको आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, सेकंड है एसिटिक, प्रोपेनोइक और क्लोरो एसिटिक अम्ल। तो कौन सा आंसर होगा, तो अम्लों में जो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कौन सा होता है, प्रोपियोनिक अम्ल। ये ऐसा होगा, प्रोपियोनिक अम्ल। ये कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है ना वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब त्याग तो सभी करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा, इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, प्रोपेनोइक अम्ल। जैसे सभी धातुएं अपकारक का कार्य करती हैं सेम वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
-20 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखे 5 ग्राम बर्फ को, यानी जो कितनी टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेल्सियस है, उस पर 5 किलोग्राम की क्या कर रखा है हमने, आइस रखा है। तो आपको क्या करना है 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको वाष्प में परिवर्तित करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही करना है। तो आपको उसमें जो ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, ये आपको आंसर बताना है। 675 है, 3775 है, 3650, 3725। तो आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। जब 20 डिग्री सेल्सियस बर्फ को क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में अगर बदलना हो, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से हमें 0 में लाना है, तब क्या करेंगे हम, तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जो ऊष्मा का होता है वो होता है ms थीटा, जहाँ पे m क्या होगा 5 है जो मास है यानी कि ग्राम में है, और s क्या होगा 0.5 इंटू यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसको कन्वर्ट कर लिए। अभी आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 50 कैलोरी हो जाएगी आपकी, ठीक है 50 कैलोरी हो जाएगी। और अगर फिर आपको 0 डिग्री सेल्सियस से 0 से पानी में बदलना है तो m/L यानी 5 × 80 हो जाएगी, m/L। और ऐसे ऐसे आपको बढ़ना है, तो आगे क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वाष्प बनाना है तो वो आपका क्या हो जाएगा 50, तो ये, और जो 5 × 80 निकालेंगे 400 वो, और 500 आपकी क्या हो जाएगी टोटल, जो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस यानी 5 × 1 × 100, जो आपको क्या करना है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, ठीक है। तो 5 तो आपका क्या है किलोग्राम, और 1 आपका वो 5 से 100 पे ही जाना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो ये 500 वो आ गया। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, ऊष्मा निकालनी 100 डिग्री सेल्सियस पानी से 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प में। देखिए मैं आपको बता देती हूँ पूरी चीज़ें। 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर से, पानी से क्या करना है, ऊष्मा लेनी है 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो H आएगा वो क्या होगा m/L, ठीक है, जहाँ पे m क्या है 5 और L कितना हो जाएगा 540। तो ये कितना आ गया 2700, ये कैलोरी में आएगा। दूसरी चीज़ आपको कन्फ्यूज़न होगी कि ये 540 क्या है, तो 540 क्या होगा आपकी टोटल जो उसकी लेंथ हो जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस से कितने पे जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के फॉर्म से क्या जाना है, वाष्प के फॉर्म तक। और 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हमें क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पानी बनाना है, तो वहाँ पर भी क्या होगा ms थीटा लगेगा, ms थीटा लगेगा तो क्या होगा 5 × 1 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 500 कैलोरी, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। और इसमें क्या बचा है, और 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ से, अगर 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ यानी जो आइस की बात कर रहे हैं, उससे किससे जाना है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना है, क्योंकि पहले वो माइनस पे है ना, तो पहले आपको प्लस में लाना है, फिर और आगे बढ़ना है 100 डिग्री सेल्सियस पे जाना है, पूरी प्रोसेस इस तरह से होगी। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 80, तो ये कितना आ जाएगा 400 कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका आ जाएगा, सभी को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 3650, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि ये माइनस पर है, और माइनस पे है तो पहले आपको 0 डिग्री सेल्सियस तक आना है, फिर 0 से कहाँ जाना है 100 पे, फिर वाटर से वाष्प में। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके निकालनी है, फॉर्मूला यही लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व का यदि किसी रेडियो के सक्रिय तत्व का जो है 3/4 भाग 2 घंटे में 1 घंटे में विघटित होता है, तो इसकी अर्धायु हो सकती है, इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं होगा, 3/4 होगा, यानी हाफ पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी आधे घंटे की हाफ है ना, ये समझ लो आधे घंटे में होगा जो भी होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बता ही दिया, हाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये निकालेंगे कैसे, क्योंकि देखो एक की बात करेंगे हाफ घंटे में कितना हो जाएगा, हाफ आवर में ये 1/2 भाग बचेगा, फिर अगेन करेंगे तो ये 1/4 बचेगा, फिर अगेन करेंगे तो ये कितना बचेगा 1/2 + 2 ये हो जाएगा। 1/4 को आप ये लिख सकते हैं 1/2 + 1/2,
ये कितना हो जाएगा, हाफ घंटे में। तो 1 घंटा में कितना हो रहा है, 1 आवर में कितना हो रहा है, 1/4। 1 घंटे में कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है। और जो हाफ लाइफ टाइम होता है उसका क्या होता है, जितने समय में कोई भी रेडियो सक्रिय तत्वों के जो विखंडन होते हैं उनके फलस्वरूप जो उनके परमाणुओं की संख्या होती है उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ये याद रखना है, क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो जब भी हम अर्धायु निकालते हैं तो वो कितना हो जाता है, जैसे मान लो क्वेश्चन लिया कोई भी रेडियम है जिसका जीवन काल आपको दे दिया कि इतना है, 1500 वर्ष है, 3000 वर्ष है, जितना भी दे दिया हो, और इससे अर्थ निकलता है कि 1 ग्राम रेडियम जो होता है उसके बाद वो कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। बस ये याद रखना है, जो 1 ग्राम होगा वो उसका हाफ हो जाएगा, यही अर्धायु काल होती है। तो उसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, जिसके उसको आंसर। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, ये याद रखिए, वो क्या होती है, क्यूरी। इसका आंसर सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वो आपको बता देना है ना। तो इसकी सक्रियता की यूनिट क्या होती है, क्यूरी होती है। नेक्स्ट, बर्नौली का प्रमेय, ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया है। बर्नौली का प्रमेय किसके लिए यूज होता है, द्रवों के बहाव के लिए। क्या बताया गया था बर्नौली के थ्योरम में कि ये बहाव की बात की थी, यानी कि जो धारा होती है, जो धारा बहाव होता है, यानी किसकी बात कर रहे हैं, करंट की। जैसे मान लो कोई भी वाटर है जिसमें वाटर का फ्लो हो रहा है, यानी ये धारा जा रही है, धारा जा रही है, जिसका जो बहाव होता है वो चलती है, जो एक लीनियर मोशन में चलती है। और जो क्या करती है, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड में, अगर वो क्या करने, चलने वाले जितने भी इनकॉम्प्रेसिबल, यानी जो जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी अनसंपीड्य हिंदी में बोलेंगे, ऐसे द्रव्य में क्या करेगा, इसके अंदर क्या होता है, घर्षण नहीं होता है। जो इसके इंटरनल में, जब हम किसकी बात करते हैं, असंपीडित वस्तुओं की बात करते हैं, यानी जिसमें असंपीडित, जिसमें क्या होता है, कंप्रेस नहीं होता, यानी हम क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल जो होते हैं, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स पता ही है आपको, जितना भी कांटेक्ट है किसी सरफेस के बीच में, है ना। जैसे हम पैर घिस के चलते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, अगर दौड़ के चलेंगे तो कम फ्रिक्शन होगा। तो ये क्या करता है, नली के जितने भी, जैसे पाइपलाइन की बात कर लो, किसी भी सेक्शन पर जो यूनिट वॉल्यूम होता है उसकी कुल जो ऊर्जा जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ये किसने बताया था, बर्नौली के प्रमेय में बताया गया था कि किसी भी वाटर के अंदर अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी जो नली होती है, यानी जो उसका एक पोर्शन की बात करें तो उसका जो यूनिट वॉल्यूम होगा उसमें जितनी भी ऊर्जा होती है वो कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। ये किसने बताया था, बर्नौली ने बताया था। और उन्हीं के थ्योरम उन्हीं के नाम पर रखी गई, लेकिन वो किसके लिए थी, याद रखना है, तो फ्लो ऑफ वाटर के लिए, जो फ्लो ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं, वाटर नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार का लिक्विड ज़रूरी नहीं है सिर्फ वाटर हो। दिस इज़ द अबाउट ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आंसर क्या होगा, प्रोटीन। यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्रोटीन, जो जल अपघटन से क्या किया जाता है, अमीनो अम्ल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, तो बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे, आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा